बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तौहीन अदालत केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज की समाअत में क्या हुआ, इसके साथ साथ सिंध में बढ़ती सियासी गर्मी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MQM पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात पर बात करेंगे और आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन में किस हद तक सियासी सरगर्मी तेज हो रही है उस पर बात की जाएगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं तौहीन अदालत केस के हवाले से। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब आज समाअत में पेश हुए और आज की समाअत में जो वो पेश हुए तो उनकी जानिब से बयान हल्फी पर मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि उनके पोते ने बाहर से भिजवा दिया है, अभी तक पहुंचा नहीं, तो समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन समाअत के बाद वो बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल हुआ, सरबा मोहर है, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और साथ में यह भी लिखा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इसे खोल सकते हैं। उसके ऊपर एक और सील लगा दी गई है। अब यह केस क्या मंतकी अंजाम की जानिब गामजन हो चुका है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अब इसमें नया मोड़ क्या देख रहे हैं? बयान हल्फी तो आ चुका, लेकिन अब वो खुलेगा अगली समाअत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें या सर, एक बयान हल्फी आ गया जिसको चीफ जस्टिस साहब ही खोलेंगे, पीर के रोज़ उसकी समाअत होगी। अभी 4 बयान हल्फी और आने हैं जिनके मतलब आज कहा गया है कि आप अपने एफिडेविट दें। देखें, वो देंगे मीर शकील भी, वो देंगे अंसार अब्बासी साहब भी, वो देंगे साबिक चीफ जस्टिस जो हैं राना शमीम साहब भी, वो देंगे जिन्होंने ख़बर लंदन से ब्रेक की वो भी। अब उन बयान हम सुबह से ना जब ये चली तो लोगों ने कहा कि बहुत से जगहों में मैंने सुना, पढ़ा, देखा कि जनाब शायद अब केस जो है वो तो आगे से आगे जाता जा रहा है, शायद तवालत इख्तियार कर लेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको दे दूँ ये जो 4 बयान हल्फी आने हैं, 3 या 4, ये इन पे एक नई चीज़ आ जानी है। देखें, राना शमीम साहब कहते हैं कि जी मैंने जो उनका मौक़िफ़ है कि मैंने ये तो एफिडेविट इस काम के लिए रखा ही नहीं था, ना मैंने इसको छुपाने के लिए रखा था, ना मैंने इस काम के लिए रखा था। इसका तो मकसद वो तो बयान करेंगे आप। अब वो किस तरह पहुंच गया, ये उनका बयान हल्फी आएगा। अंसार अब्बासी साहब का जिन्होंने छापा, उनका बयान हल्फी आएगा कि मैंने जब कहाँ से लिया, मुझे कहाँ से मिला, नहीं तो जनाब मैंने ये छापा और ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त है और मैंने मौका भी लिया। अगर वो कहते हैं कि छापने के लिए नहीं था, मौक़िफ़ जब लिया गया तो फिर क्यों ना मना किया गया कि भाई ये मेरा नहीं है, ये मेरा है तो इसको मत छापो, ये क्यों नहीं दिया गया? ये भी आएगा। फिर इसी तरह उन्होंने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आज बड़ी कमाल की गुफ्तगू की, इंटरनेशनल मीडिया के जो रूल्स हैं उस पर भी बात की अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, तो उस पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये एक एफिडेविट के बाद जो 4 एफिडेविट और आने हैं ना, ये लोग समझते हैं कि इससे ईजी जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटने वाली है। सर मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ, बड़ी खबर देता हूँ पॉलिटिकल साइड की। जैसे ये पता चलता है कि जनाब एफिडेविट पहुँच गया है और वो चीफ जस्टिस साहब को मिलेगा, उसके बाद एक तवील नशिस्त होती है टेलीफोन पे, और ये तवील नशिस्त जो होती है वो बाप और बेटी में भी होती है। और इस तवील नशिस्त में 2, एक साबिक सेनेटर और एक मौजूदा सेनेटर, ये भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद कहा जाता है जनाब के 2 मारूफ तरीन जो कानूनदान हैं उनको भी इस पर शामिल किया जाए। फिर 1 घंटे के बाद उन 2 मारूफ तरीन कानूनदान जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है। उनको शामिल करने के बाद कहा जाता है जब ये केस जो है ये किसी और तरफ जा रहा है तो क्या किया जाए। उसको वो कहते हैं जनाब हमने तो हर सूरत में इस केस को जिस मकसद के लिए लाए थे वो मकसद उस तरह हल नहीं हो रहा। तो फिर कहा जाता है कि जनाब वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो एक नई चीज़ थी, वो एक जो ऑडियो थी, वो ऑडियो कब आएगी, उस ऑडियो का वक्त हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोई आप कहेंगे ज़राए क्या हैं? ज़राए वो हैं कि जो उनमें से जो शख्स वहाँ पे मौजूद था, जो शख्स वहाँ पे मौजूद था वो मीटिंग का हिस्सा नहीं था, वो मीटिंग करवाने वालों में हर बंदे का एक सोर्स होता है ना, एक सोर्स था। और ये बात फिर बार की, आप अपना ज़राए गंवाना चाहते हो? नहीं, मैंने इसलिए मैं ठीक है। उसके बाद वहाँ पे या सर ये सारे मामलात के बाद वो कहते हैं अच्छा उस ऑडियो को फौरी ले आओ और ऑडियो को हर सूरत में आइंदा समाअत से पहले ले आओ।
ये वहाँ पे होता है। अच्छा, जो उसने कहा जी आइंदा समाज में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है सामने और कुछ लोगों को नहीं, एक खरबा तो राना साहब ये भी तो आजमाया गया ना, अब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाए कि फ़र्द जुर्म आयद करें तो वो अगली समात तक मौखिर की गई है, तो अब अगली समात से पहले बयान हल्फी आ गया है तो ज़ाहिरी बात है कि फिर फ़र्द जुर्म तो और मौखिर हो जाएगी। नहीं मौखिर होगी ना, फ़र्द जुर्म किस तरह मौखिर होगी भाई? बयान हल्फी तो आ गया, मैंने कहा जो और बयान हल्फी जिनकी आज हुक्म मिला कि आप अपना बयान हल्फी जमा कराएं, एफिडेविट जमा कराएं, उस पर क्या लिखेंगे? राना शमीम अगर लिखता है कि मैंने नहीं दिया, चोरी हुआ है, चोरी शुदा चीज़ को आप अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके उसके बाद कुछ सियासतदान उसको अपने तकारीर की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीनत बनाते हैं, तो ये कानून कहता है कि आप उस पकड़ में आएंगे। ये एक कागज़ है, मैं कहता हूँ ये एक पेज जो है कहीं नहीं जाएगा, मेरे घर की दराज में पड़ा है। अगर यासर ये वहां से चोरी होता है, सीजे भी इसका इशारा दे चुके हैं, वो कहते हैं नोटरी पब्लिक पे फिर तो केस नोटरी पब्लिक में नहीं आएगा ना। फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, एक चोरी शुदा सामान, एक चीज़ चोरी होती है, साबित हो जाती है चीज़ चोरी शुदा है, फिर उसको इस्तेमाल करने वाले, उससे फ़ायदा लेने वाले सारे उसका हिस्सा होते हैं। या सर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इशारतन आप समझते हैं, उससे फ़ायदा लेने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले। वो आज एक और बात जो बड़ी अहम कही उन्होंने कहा जी आपके झूठ ने सच को झूठ में बदल दिया, लोगों को अब सच भी झूठ लगना शुरू हो गया। ये लफ्ज़ कहा है ना अदालत, ये हुआ है कि आपके झूठ की वजह से इत्तबार अदालतों से और सच झूठ लगना शुरू हो गया। तो ये किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। या सर आज जब एक तवील नशिस्त जो हुई है, उस नशिस्त के नतीजे में जनाब ये पीर से पहले कोशिश करेंगे एक नया शोशा छोड़ने की, नया शोशा, ताकि बहुत से लोगों की तवज्जो बहुत सी चीज़ों से हट जाए, बहुत से लोगों की तवज्जो बहुत सी चीज़ों से हट जाए। और दूसरा मैं आपका एक और दूँ, ये अदलिया पर एक और बड़ा हमला करने वाले हैं, और ये हमला किसी और तरफ से करवाने वाले हैं, और वो इन्हीं के अपने ही लोग होंगे, और किसी चीज़ को ऐसा मुतनाज़ा बनाने की मज़ीद कोशिश करने वाले हैं ताकि ये तय हुआ है इनका, ताकि हम एक ऐसी मुतनाज़ा चीज़ बना दें कि लोग मज़ीद इनको शक से देखना शुरू हो जाएं, और अदलिया पे एक ऐसा प्रेशर पड़ जाए, मोअज़्ज़ज़ अदलिया पे, कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना दे सकें। अब ये प्लानिंग हो चुकी है, इस पे अमल 5 दिन में होता है, 7 दिन में होता है, 10 दिन में होता है। आज का प्रोग्राम, आज की तारीख, आपकी सहाफ़ती नज़र क्या कहती है, इस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन कब तक हो सकती है? मेरा ख्याल है कि इसी दिसंबर में होगी। वो कोशिश करेंगे कि स्पीड से पहले हो जाए, नहीं तो वो मौका महल देकर वो देखेंगे कि अगर इस स्पीड से पहले कोई बड़ा काम और हो जाता है तो वो उसको थोड़ी डिले करेंगे, लेकिन वो इसी दिसंबर में खेलेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, वो खेलेंगे। और इसके लिए उन्होंने किसकी चॉइस की है, किसको आगे लगाना है, किसके ज़रिए सब कुछ करना है, इंटरनेशनल मीडिया में कौन उनका साथ देगा, पाकिस्तान के मीडिया में कौन उनका साथ देगा, बाकी किस जगह पर कौन किस तरह खेलेगा, किसको किस जगह से किस तरह इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ आज फाइनल हो गया। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। ये जो मुसद्दक़ा इतला था, मैंने कहा आज का प्रोग्राम, आज का दिन, आज का वक्त नोट कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। सही, यानी एक और प्लानिंग की गई है, एक और शोशा छोड़ा जाएगा। अब वो शोशा कितने 4 घंटे की मीटिंग हुई है, 3 से 4 घंटे की। आज इतनी तवील मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ तो प्लान किया गया ना। अब जो हंडिया पक रही है वो बीच चौराहे फूटती है या उस हंडिया से कुछ और निकलता है, ये नाज़रीन उसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। दीगर सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सिंध में सियासी पारा हाई हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर लफ्जी तीरंदाजी की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें अपोजिशन को खूब लताड़ा है। उन्होंने अपोजिशन को यह कहा कि जो ये कहते थे कि बल्दियाती कानून काला कानून है, उनका अपना मुंह काला होने वाला है। उन्होंने बहुत तल्ख बातें भी की हैं, उन्हीं के बारे में बातें की हैं माजी करीब में जिनको अपने साथ मिलाने की वो कोशिश करते रहे। अभी ये इतना
सियासी पारा हाई क्यों हो चुका है और आने वाले दिनों में सिंध में सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, ऑपोजिशन जमातें इस वक्त किस सोच विचार में है, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कि वजीर IT एंड टेलीकॉम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब ने। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीनुल हक साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं और हमें यह भी पता है कि आपके लिए कुछ बातें नागवार भी होंगी, आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि उनकी जानिब से कहा क्या गया है। तो नाज़रीन, पहले मुलाहिजा कीजिए। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? अब ये लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। अमीनुल हक साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, लिसानियत परस्ती, कौमियत परस्ती का आप पे इल्ज़ाम लगाया, अभी माजी करीब में आपकी तरफ हाथ भी बढ़ाया था, अब आपके मेयर का नाम भी भूल गए, तो क्या इसे धमकी समझें या सियासी बयान समझें? मेरा ख्याल है बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से सिंध की सूबाई हुकूमत और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का ध्यान हटाना चाहते हैं। किस चीज़ों से हटाना चाहते हैं कि पिछले 50 साल से वफाक में 5 बारियां और सिंध में 7 बारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन उन 7 बारी मुकम्मल करने के बाद क्या हुआ कि पूरे सिंध को और बिलखसूस शहरी सिंध को खंडरात में तब्दील कर रहे हैं। आपने देखा कि 2013 का जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, उस वक्त भी MKM ने एहतजाज किया था, और फिर आप सब ने देखा कि 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, इसमें बचे कुछ जो इख्तियारात थे जो मेयर के पास आने चाहिए थे, मुंतखब नुमाइंदों के पास आने चाहिए थे, और क्या हम क्या कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, यानी आर्टिकल 148 का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करता है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जो आइन है आर्टिकल 7 और 8 क्या कहता है, ये कहता है कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, फेडरल, प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। लेकिन उसकी तरफ ये ध्यान हटाने के लिए MKM के ऊपर तासुब लसानियत की बात करते हैं। MKM से क्या कहती है? MKM से सवाल करती है, शहरी सिंध के अवाम उनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब मैं माजी की बात नहीं करता, सिर्फ 3 साल की बात कर लेता हूं कि पिछले 3 सालों में हर साल उन्हें 800 से लेकर 850 अरब रुपए NFC अवार्ड से मिलता है, 350 से लेकर 400 अरब जो है उन्हें सिंध से कराची से वो सेल टैक्स के नाम पर वो कमाते हैं। अब ये 1200 अरब रुपए वो कहां खर्च करते हैं? मेरा सवाल बिल्कुल हक बजानिब होता है। शहरी सिंध का नौजवान ये सवाल पूछता है कि आप 14 साल से हुकूमत करते चले आ रहे, आपने क्या कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, ये लाड़काना के अवाम को आपने 14 बसें दी? नहीं। क्या आपने कराची के अवाम को 14 गैलन पानी दिया? नहीं। क्या कराची के 14,000 अवाम को नौकरियां दी गई? नहीं। 3.5 लाख नौकरियों में से 10,000 नौकरी है वो शहरी सिंध को, बाकी दही सिंध को दे दिया गया। अब इन सवालात का जवाब जब पूछा जाता है तो मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब नाराजगी का इजहार करते और लसानियत की बात करते। होना क्या चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 फैसले, आप पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, लेकिन वफाकी हुकूमत से आप समझते हैं कि आपके मुतालबात मंजूर हो गए हैं, आपके दफातर नहीं खोले गए और दिल्ली के जो तरक्याती मकाम है, क्या वो भी इन 3 सालों में उनका भी पीपल पार्टी जैसा हाल नहीं? अगर आप कंपैरिजन करते सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ, तो मैं समझता हूं कि आज भी वफाकी हुकूमत शहर में काम करती हुई नजर आती है। आप मैं चंद बातें आपके सामने रख देता हूं। आज ही के मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने NICBD का जिक्र किया। मैं आपके सामने हकीकत क्या आपके सामने रखता हूं, मुझे 1-1.5 मिनट आप दे दे बात करने के लिए। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिन्ना हॉस्पिटल किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। NICBD किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। NICH किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। मुझे लियारी एक्सप्रेस वे किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। मुझे बताएं क्या पेशावर में, कोयटा में या लाहौर में वफाकी हुकूमत कोई काम करती है? इस तरह की नहीं करती है, क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर उसको, उन शहरों को ओन करते हैं। लेकिन सिंध का चीफ मिनिस्टर लसानियत की बुनियाद पर,
तआस्सुब की बुनियाद पर, सियासी इंतखाम की बुनियाद पर कराची को खंडरात में तब्दील कर रहा है, तो बहालत मजबूरी वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व होती है। आपके सामने देखा कि बावर फायर टेंडर, स्टेट ऑफ द आर्ट फायर टेंडर किसकी जिम्मेदारी थी? ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। आप ये भी तो देखिए अमीनुल हक साहब, इस सब के बावजूद कादिर मंदोखेल साहब जीते, इस सब के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह भी लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात में मार्का वही मारेगी, फिर वजूहात क्या है? नहीं, मैं समझता ऐसा नहीं है। सिंध हुकूमत जिसे कहते हैं अपने पैसे, वो पैसे जो जिसे कहते हैं कि पापड़ वाले के पास है, छोले वाले के पास है, यान अली के पास है, जो बरामद हो रहे, उन पैसे के बुनियाद पे अदवी अक्सरियत बनाना चाहती है। अगर आप ये देख, अभी कुछ नहीं जाता, मैं माजी में नहीं जा रहा, मेरा ख्याल 3 दहाइयों से सबने देखा कि शहरी सिंध में कौन कामयाब होता रहा है। MKM पाकिस्तान हमेशा बड़ी पार्टी बनकर उभरती रही है। मैं माजी में नहीं जा रहा, मैं आपसे 1 महीने पुरानी बात करता हूं, जब पूरे सिंध के अंदर सिंध कैंटनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होता है। राना अजीम साहब, यासिर साहब, आपके इल्म में है कि MKM पाकिस्तान जिसे कहते हैं कि सिंध के अंदर एज ए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है। 17 सीटें जीतने के बाद पीपल्स पार्टी के पास 18 आती है, हमारे पास 17 आती है। इसका मतलब कि आज भी शहरी सिंध के अवाम MKM के साथ खड़े हैं, MKM के इंतखाबी निशान पतंग से रोमांस करते हैं। और क्यों? क्योंकि MKM हमेशा उनके दुख दर्द में शरीक होती है। आप देखिए K4 का मंसूबा है, कौन मुकम्मल करने जा रहा है? वफाकी हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है किसने मुकम्मल करके दिया? वफाकी हुकूमत ने किया। उसी शहर के अंदर 3-3.5 किलोमीटर के ऑरेंज लाइन है। 2000 मुझे याद है 2016 जून में क़याम अली शाह साहब ने संग बुनियाद रखी थी। आज 5 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं कर पाए। अमीनुल हक साहब, आगे आ रहा है बड़ी बात। अगर इसी काले कवानीन, जिनको आप काला कवानीन कह रहे हैं, अगर इसी के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराए जाते हैं, तो क्या MKM इसका हिस्सा बनेगी? मैं अर्ज कर देता हूं, सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या थी। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 1-2 दिन के पुराना जिक्र भी कर दूं कि हमने MKM पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई। कराची ने शहरी सिंध के तमाम स्टेक होल्डर उसमें मौजूद थे, अवामी नेशनल पार्टी समेत तमाम लोग उसके अंदर मौजूद थे। सब एक लफ्ज था कि इस काले कानून कमाल साहब भी थे, वरना हम सड़कों पर आए। और MKM हमने उन्हें, मेरा ख्याल है कि आप सबने देखा कि सिंध कैंटनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, तो मेरा ख्याल उनकी कोई सीट हासिल नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है वो कराची के स्टेक होल्डर में हमने शुमार नहीं करते, तो इसलिए उनको हमने नहीं बुलाया था। बट आगे बढ़ते हैं कि अब आप देखें कि उन तमाम सियासी पार्टी मुत्तफिक थी कि इसका मनसूख किया जाए, और MKM ने जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया। यानी पहले असेंबली में मुखालफत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया, फिर सड़कों पर आना शुरू किया। हमने तमाम जगहों पर मुजाहरे शुरू कर दिए, और बुध के दिन एक बड़ा मुजाहरा कराची रीगल चौक पर खवातीन की तरफ से इनाकात किया जा रहा है। और यही वजह है कि जैसे जैसे अवाम की पज़िराई MKM को मिलती जा रही है, वो तमाम स्टेक होल्डर जो एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परेशानी में इजाफा होता चला रहा है। और इसलिए मैं इल्जामात लगा रहे हैं। और जहां तक आपने कहा, या नहीं, मैं आ जाता हूं। देखें, हम कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम किसी किस्म का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में अवाम के तावन से, अवाम के एतमाद के साथ, अवाम को साथ लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस में घेराव करेंगे, और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि इस काले कानून को मनसूख किया जाए, और शहरी सिंध के अवाम को वो तमाम इख्तियार जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत और पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मिलता है, उनको दिलाया जाए। माजी में आपके सियासी इख्तलाफात रहे, माजी में आपके PTI से भी रहे, मौजूदा भी PTI से भी रहे, पीपल्स पार्टी से भी रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कभी इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की कि मुंह काला कर देंगे, इनको बताएंगे, इनसे फिर फलां करेंगे, फलां करेंगे। क्या वजह है? इस दफ़ा उनका ललकारना, उनकी ये धमकी है, सियासी बयान है, या आपके खिलाफ को सिंध के अंदर इंतकामी कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि शहरी सिंध के अवाम से इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला कई सालों से जारी है, और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। मैं 1-2 मिसाल आपके सामने, जैसे मैंने भी कहा कि 3-3.5 लाख नौकरियां दी गई, लेकिन शहरी सिंध को 10,000 से ज़्यादा नौकरियां नहीं दी गई। इसी तरीके से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपको पता है कि 60-40 का रेशियो है, और 16 रुकनी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें 15 आदमी ऐसे लोगों को लगाया गया जो एक ही जबान बोलने वाले। तो
बाकी 40% अवाम कहाँ जाएंगे? अच्छा, अगर उसके ऊपर ही मेरिट पे काम हो रहा होता, असूल पे काम हो रहा होता, तो मेरा ख्याल शायद तनकीद नहीं करते। लेकिन पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि एक ही घर के लोगों को मेरिट के दच्चे उड़ाते हुए अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि यस, एमकेएम के साथ, शहरी सिंध के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी ये सारी बातें बजा अमीनुल हक साहब, आप ये देखिए कि लेकिन यासिर एक मिनट, जी अमीन मैं अर्ज कर रहा था कि लेकिन इसके बावजूद एमकेएम पाकिस्तान अपने अवाम के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हम इनसे डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हर सियासी फोरम पे पुरअमन तरीके से अपनी सियासी जद्दोजहद को जारी रखकर, आंखों में आंखें डालकर हर फोरम पे गुफ्तगू करेंगे। अमीनुल हक साहब, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो उस वक्त भी आपका गिला यह था कि सिंध हुकूमत बजट जारी नहीं करती, हम आवाम को डिलीवर नहीं कर सके। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई आपके मुताबिक डिलीवर कर रही है, लेकिन आपने कभी इजहार तशक्कुर नहीं किया। जब आप इजहार तशक्कुर भी नहीं करते, पीटीआई का ही टैग लगता है, तो फिर अगले इंतखाबात में आपको क्या मिलेगा? हाँ यासिर, आप कुछ न कुछ मेरा ख्याल है मुझसे कहलवाना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि जो 1.1 ट्रिलियन का जो बजट मेरा ख्याल है कि वफाक ने दिया है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन हम क्या कहते हैं, एमकेएम ये कहती है कि जो तेज रफ्तारी के साथ काम होना चाहिए उसकी वो पेस नहीं है। हम उस पेस को और तेज करना चाहते हैं ताकि उसके समरात कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को हासिल हो सके। लेकिन यकीनन मैं समझता हूं कि पूरा शहरी सिंध वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार है। इसमें एमकेएम की अपनी कंट्रीब्यूशन है। एमकेएम हर फोरम पे, हर जगह पे, हर मुलाकात में क्या बात करती है, किसी वजीर मुशीर गवर्नरशिप की बात नहीं करती, बल्कि क्या कहती है, अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करती है। और सबसे बढ़कर आपका शुक्रगुजार है, एमकेएम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत से मिलकर यहां पे प्रोजेक्ट लगाए। देही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलने नहीं देती। तो देखते हैं बल्दियाती इलेक्शन में नताइज क्या रहते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले सिंध की सियासत पे बात हो रही थी और गर्मी पे बात हो रही थी कि सिंध की सियासत में गर्मी क्यों है, तो एमकेएम के रहनुमा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। अब मौक़िफ़ लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उनको अपोजिशन से तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आने वाले दिनों में उन्होंने गोल क्या सेट किए हुए हैं और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल किस तरीके से होने जा रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैयदा शहला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहला साहिबा, बहुत मशकूर हैं आपके इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शहला साहिबा, अगर माजी करीब में देखा जाए तो एमकेएम पर आपकी जमात तनकीद तो करती रही है, लेकिन आज जो ज़बानो बयान में तलखी देखी गई है, माजी में ऐसी तलखी नहीं थी। बुनियादी वजूहात क्या पैदा हुई जिसकी वजह से तलखी इस कदर हो चुकी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे समात में आई और वो ये थी कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन में यूं हो रहा है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अमीनुल हक साहब 7 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है को जो है हाई कोर्ट ने उस पर बैन इम्पोज किया हुआ था और 7 साल से सिंध में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आप ये कहाँ से हिसाब किताब निकाल कर ले आते हैं कि इतने ये वाली बातें अल्ताफ हुसैन ने की थी शुरू कि इतने पटवारी, इतने ये। हम भी इन बातों पे बिलीव नहीं करते, मेरिट पे करते। और अब जो सिस्टम आया है रिक्रूटमेंट का, उसमें तो टेस्ट हो रहे हैं और मेरिट के ऊपर बात की जा रही है। 7 साल से बैन इम्पोज था, कौन सी नई नौकरियां लगी जरा ये बता दें। जहां तक वफाक की बात है, वो जब भी ऐड देते हैं वो कहते हैं कराची वालों से माजरत। आप उनके साथ बैठे, क्या किया है उन्होंने अभी तक? 2 साल तक उन्होंने K4 को कहा कि हम इसमें 1 पाई नहीं देंगे, ऐस तरी से
खत्म कर गए, अब कह रहे हैं कर लेंगे। जो 161 अरब रुपए थे उसमें से उन्होंने क्या दिया है? ये एक ग्रीन लाइन का मंसूबा जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ, इन्होंने 20% इसको कंप्लीट किया, वो भी कितने वक्त में, कितनी मुसीबतें रहीं और अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको वक्त से पहले कर दिया गया है। दूसरी बात जो है, मुझे अफसोस होता है इन बातों पे जब आजकल जो बातें हो रही हैं, क्योंकि आजकल जो है अजीब सी इन्होंने बात शुरू की है, क्योंकि अवाम में इनकी पजीराई ख़त्म हो गई है। इन्हें जब भी कोई बयान देना होता है खालिद मकबूल को या किसी को, ये फ़ौरन आ जाते हैं कि जी सिंध को तकसीम होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कराची से आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुंतखब हुए और आप वफाकी वजीर हैं और आप सिंध से मुंतखब होने वाले शख्स को कह रहे हैं कि क्योंकि वो सक्खर, रोड़ी, लाड़काना वगैरह से मुंतखब हुए तो वो कराची में अपनी पॉलिसी नहीं चला सकते। कोई समझ है आपको इस बात की कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग इतने अरसे से इक़्तिदार में हैं, पीपल्स पार्टी इतने अरसे से इक़्तिदार में है, चले MKM ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कराची में क्यों नहीं कुछ किया? ऐसी नहीं है बात। हमने बहुत सारे जो है ओवरहेड ब्रिजेस बनाए हैं। हम कराची में हमने जो सड़कों पे मुख्तलिफ काम किए हैं, उसके लिए चाहे बहादराबाद हो, चाहे तारिक रोड वगैरह की जगह के लोग हों, वो कहते हैं ऐसा तो पहले काम ही नहीं हुआ। और हमने इनको भी हमने पूरा फंड दिया और उसके बावजूद भी जो इनके करने के काम थे वो हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कराची में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें गामा नाइफ की सहूलत है। हमने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को, सिंध मदरसतुल इस्लाम को, कॉमिक्स को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। हमने रोड सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे कराची में जो वफाक के भी हॉस्पिटल थे जिन्हें वो हथियाने की बात करते रहे, लेकिन से ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं बेहतर हो सका कराची में। वफाकी हुकूमत का मानना यह है कि सिंध हुकूमत नहीं करने देती। सिंध हुकूमत को काम करने से किसने रोका कराची में? अच्छा जी, वफाक ने तो झूठ ही बोला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी जब काम किया तो आइन के मुताबिक उनको सूबे को ऑन बोर्ड लेके सूबे के लोगों के साथ मिलकर इंजीनियर्स के साथ करना चाहिए था। जब भी इतना डिफेक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतना पानी जमा होने लगा और रोड में सुराख करने पड़े। हमने कभी वफाक को काम करने से मना नहीं किया, लेकिन आइनी तरीक़ाकार अपनाने को कहा है। जहाँ तक हमारी बात है, हम ये मानते हैं कि जितनी बसें समझते हैं लोग उतनी हम नहीं लेकर आए, लेकिन हमने बहुत सारे सिस्टम जो हैं दूसरे ठीक किए हैं। ये ग्रीन बस सर्विस जो है, इस पे भी दावा या तो PTI का रही है या मुस्लिम लीग नून का रही है, पीपल्स पार्टी का दावा नहीं है। पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट क्यों? देखिए क्यों मुझे एक बात बताएं, ये वफाक का प्रोजेक्ट था। ये जो हमारा CPEC है उसके फंडिंग से ये सारे मेट्रो और ये सारी चीजें बनी है। और कराची में भी जो है वो एक लेकिन आप ही की जमात तो ये भी कह चुकी कि इसे CPEC के मंसूबे से निकाल दिया गया। जी निकाल दिया गया था, लेकिन पैसा वही इस्तेमाल किया गया वफाक की तरफ से, क्योंकि ये बाद में हुआ। और ये इतना एक वफाक भी सूबे में काम कर रहा होता है और उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये वफाक का मंसूबा था, लेकिन इंतहाई बददिली से नून लीग ने भी किया और PTI ने उसने बहुत मुश्किल से दिलचस्पी ली, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे अपने मंसूबे नहीं चल रहा है। ANP आपकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर आपकी इत्तेहादी, आप उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन सिंध में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी जिसे काला कानून करार दिया गया आपके बल्दियाती एक्ट को, जिस पे आज बिलावल साहब ने बड़े गुस्से में इजहार किया, उसमें ANP भी शरीक हुई, उसने भी पीपल्स पार्टी पर में इत्माद किया, उन्होंने भी इसे काला कानून करार दिया। आपकी इत्तेहादी, एक इत्तेहादी आपका ANP जो PDM छोड़ के आपके साथ आई थी, वो भी इस मामले में आपके खिलाफ है। तो क्यों नहीं आप अपने इत्तेहादियों के इत्माद में लेते? अच्छा, पहली बात यह कि नून लीग हमारे साथ एतमाद में इस पे, जिन लोगों ने कानून नहीं पढ़ा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कानून की बुराइयां नहीं बताई गई। नून लीग जी हाँ,
उनके कुछ लोग जो नून लीग के सदर वगैरह जो हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि नून लीग ने पंजाब में जो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक थोपा गया है उस पर क्यों नहीं बात कर रही? ना इस्लामाबाद में ऑर्डिनेंस के थ्रू थोपा गया है। और क्या कहना चाहिए, MQM वो हमें बताए तो इसमें मसला क्या है। वो चाहते थे डिस्ट्रिक्ट खत्म हो, हमने डिस्ट्रिक्ट खत्म करके टाउन्स कर दिए। पहले का जो कानून था उसमें जो है हमने शो ऑफ हैंड रखा था, तो इन्होंने कहा था सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, सीक्रेट बैलेटिंग हम आइन के मुताबिक कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा शो ऑफ हैंड हो, हमने शो ऑफ हैंड कर दिया। इन्होंने कहा कि काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, जबकि इनमें चाहे नेमतुल्लाह खान साहब हों, चाहे अली गौर मेहर हों, चाहे ये जो इनके हैदराबाद के कंवर जमील नवीद हैं, ये सब काउंसिल के मेंबर नहीं थे। लेकिन हमने इनकी ये बात भी मान ली। अब इसके बाद जो है हमने इनसे कहा कि शेड्यूल 9 हमने डाला, तो पहले ये कैबिनेट के थ्रू होता था, तो हमने इसको मजीद एम्पावर्ड कर दिया। हमने कैबिनेट के बजाय असेंबली में ले आए। सीएम सिंध असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं कि हम मेजॉरिटी हैं, आप माइनॉरिटी हैं, चलेगा वही जो मेजॉरिटी चाहेगी। अब इस बयान के ऊपर कौमियत परस्ती और अकलियत किस्म का आप पे थप्पा लगाया जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, तो उसको कैसे डिफेंड करेंगे? वो बात को मोड़ रहे हैं क्योंकि उनसे ये कहा गया कि जी आपसे सजेशंस मांगी गई, सब कुछ मांगी गई, आप जो हैं वहां पे खड़े होकर अमेंडमेंट्स नहीं दे रहे, आप शोर कर रहे हैं, तो आप जो हैं वो ऑपोजिशन है, आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम है, आप जो है हम हुकूमत हैं, हमारी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, उसकी बुनियाद पे हम अक्सरियत हैं। इसमें कोई सुबाई वाली बात नहीं थी। इससे बुरी बातें तो बैनर पे लिखी हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि कराची की सियासत में तो बहुत बात होगी, जरा सियासत से निकलते हैं भाई कराची से। ये बताएं कि 23 मार्च को एक महंगाई मार्च हो रहा है जिसमें मुत्तहिद अपोजिशन की कुछ जमातें हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इसमें दावत मिलती है तो आप इसमें शिरकत करेंगे? जी नहीं, हम तो मुस्तकिल कर रहे हैं। वो 23 मार्च को इसलिए कर रहे हैं कि पहले उन्हें केपी में मेयर के इलेक्शन को मिलकर लड़ना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर के खिलाफ लड़ना है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कौन सी हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज करने चाह रहे हैं। उसके जिसके लिए JUI के मेयर के लिए वो सब मिलकर लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी से। दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और ये बहुत अहम बात है। देखिए, ये कहीं भी नहीं होता कि टैक्सेस जो है, यानी कि एक तो टैक्सेस वो जो कि एडवर्टाइजमेंट है ब्रिजेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स जो कि पहले एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट करता था और लोकल गवर्नमेंट को देता था। हमने एडवर्टाइजमेंट टैक्स जो दूसरे टैक्सेस है उसके साथ ये भी राइट इनको दिया है, ये किसी सूबे ने नहीं दिया। तो इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी भी इनको ऑफर है कि अगर आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज आइए, हमें दीजिए, हम गौर करते हैं। हमने आप उन्हें ऑफर दे रही हैं, आपके लीडर कह रहे हैं, उन्हें बाहर खड़े थे साहब, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बिल्कुल नहीं, आप ऑफर दे रही हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं जो काला कानून कहते हैं उनका मुंह काला करेंगे, उनका मुंह काला होगा, ये बिलावल साहब ने कहा। हाँ, तो इसमें हमें बताएं ना काली क्या बात है, हमें इसमें बताएं कि कालापन क्या है। आपको प्रॉपर्टी टैक्स का इख्तियार देना, आपको ये कहना कि आइए जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये साहब ने 2 अमेंडमेंट पेश की, उनको सुनी गई। जश्न मनाया, जरदारी साहब उसमें मौजूद थे। NA 133, अब पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में मौजूद है, लाहौर में भी है, आपको कराची से स्पेशल बुलाया गया, आप भी आई वहाँ पे एक बड़ी हिस्सा लिया और भी बहुत से लोग आए, बिलावल हाउस से भी बहुत से लोग आए। तो क्या लाहौर में कारकुनों की किल्लत हो गई थी या ये हल्का टारगेट था? मैं कश्मीर में भी जाती हूँ जब इलेक्शन होते हैं, मैं गिलगित बल्तिस्तान में भी गई थी और झंग में भी जो है मुझे बुलाया गया था। कुछ लोग टीवी पे आते हैं तो फेमिलियर फेस होता है और लोग चाहते हैं कि उनके साथ मैं काम करूँ, तो मैं गई थी ठट्टा और सजावल, और उसमें भी बल्दियाती इंतखाबात जो हुए थे पिछली दफा, उसमें मैं गई थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए कि आजकल लोग साहब, उसके साथ चौधरी मंजूर साहब और दीगर बहुत से नाम, परवेज अशरफ साहब, ये भी तो सारे पंजाब के नाम है, रिनाउंड फेसेस। ये लोग भी थे,
ये लोग भी थे, लेकिन मुझे बुलाया गया था तो मैं इसलिए गई थी। कोई बुरी बात तो नहीं तो है ना? आप खानेवाल के इलेक्शन में भी जा रही हैं? खानेवाल के इलेक्शन में मैं जाती, लेकिन आपने आज मुझसे ये नहीं बात की कि मैं इतने अरसे से टीवी पे बहुत कम क्यों आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल में होना पड़ा था। आज ही मैं आई हूँ और खानेवाल के इलेक्शन में मेरा इरादा था जाने का, लेकिन बस मैं थक गई थी, तबीयत खराब हो गई थी मेरी। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत रखे और पाकिस्तान लाहौर में पीपल्स पार्टी अवामी फलाह बहबूद के लिए जो काम करना चाहती है उसको अमली जामा भी पहनाया जाए। बहुत शुक्रिया सैयदा शहला रजा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजर हम इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह शहला रजा साहिबा बात कर रही थी कि पीडीएम महंगाई मार्च नहीं करना चाहती, वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहती है और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इसी वजह से उन्होंने महंगाई मार्च करना है और इसी वजह से अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाना है। तो पीडीएम की हिकमत अमली क्या है? हुकूमत मुखालिफ मार्च या अपना इंतखाबी मार्च और इंतखाबी मुहिम? इंतखाबी मुहिम अगर वो चलाते हैं तो उसमें बेनिफिट कितना मिलता है, आउटकम क्या निकलता है, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पीडीएम की जमातें अगर खैबर पख्तूनख्वा पे इस वक्त हम तवज्जो मरकूज करें तो वहां से उन्हें क्या नतीजा मिल सकता है? या सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना इस सारी चीज़ से हट के नतीजा भी आपको बताते हैं। सही, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीडीएम को कोई अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। चले मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर तहरीक इंसाफ जीतेगी। महंगाई के बावजूद, तमाम तर मामलात के बावजूद, आप ज़रा देख लीजिएगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। वहाँ पर पीटीआई जीतेगी। पीटीआई पहले नंबर पे आ गई। और उसके बाद वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान कई हलकों में ऐसा फड्डा होगा कि जिसके बाद 23 मार्च से पहले इनका आपस में कई मार्च हो जाएंगे। वो लाठी मार्च हो जाए, वो डंडा मार्च हो जाए, वो इख्तलाफ मार्च हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। अब मामला किसी और तरफ चल गया है। 23 मार्च जिसका इंतज़ार अब मीडिया को भी था, 23 मार्च जिसका इंतज़ार अब सियासी जमातों को भी था, 23 मार्च जिस पे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि सियासी तब्दीली का दिन शुरू हो जाए, मामला ही उल्ट हो गया। भाई, हुकूमत ने क्या कमाल की गेम खेली है। हुकूमत की गेम ले लें या पूरी प्लानिंग ले लें या उसमें अपोजिशन भी कुछ मिली हुई साथ ले लें। अब आ गए बल्दियाती इंतखाबात। केपीके में तो शुरू हो गया ना काम जी, बल्कि अरूज पे है और ये चलेगा। दिसंबर का महीना भी गुजर जाएगा, तकरीबन जनवरी भी इसी काम पे लग जाएगा। उसके बाद अनाउंसमेंट हो रही है केपीके के बाद सिंध और पंजाब की। अब पीटीएम के अंदर जो मौजूद जमातें हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, आफ्ताब शेरपाओ तो केपीके के अंदर आएंगे ना। मुस्लिम लीग नून जो है, उनके लोगों ने ये वाज़े कहना शुरू कर दिया है कि जनाब अगर हम लॉन्ग मार्च की तरफ लग गए तो बल्दियाती इलेक्शन तो गए, हम बल्दियाती इलेक्शन में अपने आप को मुतहर्रिक करें, बल्दियाती नशिस्तें जीतें, बल्दियाती इलेक्शन में अपना लोहा मनवाएं, बल्दियाती इलेक्शन में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाएं, बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत को टफ टाइम देकर बल्दियाती इलेक्शन जीते। वही एक मूवमेंट बन जाएगी जो वफाकी और कौमी सूबाई और कौमी को जो आइंदा इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, उसके लिए उन्होंने कहा जी इस मार्च को छोड़ें। और अब बाकायदा तहरीरी तौर पर यह पीडीएम के इजलास में चीज़ें जाने वाली हैं। और मौलाना साहब जो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक तरफ केपीके में मुझे कुछ मिल जाएगा और उसके बाद मैं 23 मार्च को, आपके मुताबिक तो वो पंजाब में भी हिस्सा चाहते थे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी, बिल्कुल चाहते हैं। अब मौलाना साहब 23 मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं, 23 मार्च की तैयारियों का भी ऐलान कर चुके हैं। 23 मार्च को उनके तर्जमान ये भी कह चुके हैं कि जमे गफ़ीर होगा, लाखों लोग होंगे और इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह जो है वो एक मार्च होगा। अब मुस्लिम लीग नून उस मार्च को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है कि जनाब सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन पे तवज्जो दी जाए, और ये बाकायदा मुस्लिम लीग डिसाइड कर चुकी है। और ये बाकायदा जो है मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम चला जाएगा कि जनाब ये इस तरह नहीं चलेगा काम, इस तरह तो हम फ्लॉप हो जाएंगे। और अगर हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं तो हमारा इलेक्शन किधर जाएगा, बल्दियाती इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन अगर ख़त्म हो गए यानी हम हार गए, हमारे कारकुन ना निकले, तो फिर किस तरफ जाएंगे। मौलाना साहब को एक नया हाथ होने वाला, मौलाना साहब के साथ
फिर एक मार्च जो है वो मुलतवी होने वाला है। अगर मुलतवी नहीं होता तो मौलाना साहब की ख्वाहिश के मुताबिक वैसा नहीं होगा जैसा मौलाना साहब, जैसा महमूद अचकज़ई अपना ज़हन बना के आए हुए हैं, ये होने जा रहा है। अब मौलाना साहब ने बल्दियाती इलेक्शन, चूँकि उन्होंने ऐलान किया है कि हम बल्दियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं मार्च में आ जाते हैं यासर, अप्रैल में तो रमज़ान है, रमज़ान में तो मार्च होता नहीं भाई, मुकद्दस महीना है, उसमें मुमकिन नहीं है। अब मार्च में अगर इलेक्शन हो जाते हैं सिंध में और पंजाब में और मरखलाबार शुरू हो जाते हैं, तो फिर मार्च कहाँ गया? फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत, बाकी क़यादत कहाँ जाएगी? फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो पंजाब में और सिंध में हिस्सा मांगने की मौलाना साहब ने बात की है ना, उसका रिजल्ट तो आपको KPK में मिल जाएगा भाई। KPK के अंदर बहुत से ऐसे मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा जो ये कहते हैं जनाब हम अपना हिस्सा इन्हें क्यों दें, हम क्यों दें इनको हिस्सा? जब आपको KPK में हिस्सा नहीं मिलना तो फिर पंजाब और सिंध में तो आप वैसे ही उम्मीद उतार देना। यानी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ये तो वो हुआ कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गए। अब देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों में मार्च का क्या बनता है। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।